हेलो एवरीवन, वेव गुरुकुल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग समझते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल के चैप्टर को पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में हमने समझा था। अभी इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में समझते हैं। आइए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इस प्रोकैरियोटिक को हम अविकसित कोशिका भी कहते हैं। ऊपर लिख दे रहे हैं अविकसित। ठीक है, इस प्रोकैरियोटिक को अविकसित भी कहते हैं और यूकैरियोटिक को विकसित कोशिका कहते हैं। विकसित। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पहले हम समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये जो प्रो लिखा हुआ है ना, इस प्रो का अर्थ होता है प्री या फिर बिफोर। इस प्रो का अर्थ क्या होता है? प्री या फिर बिफोर, या एक और अर्थ होता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव यानी इसके कहने का मतलब क्या है? इन सब का अर्थ होता है पुराना, यानी पहले जमाने का। उस जमाने की बात किया जा रहा है, तब जमाने की, जबकि इस कोशिका का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था। आदि काल के समय की कोशिका की बात किया जा रहा है, जिसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं बहुत पुराने जमाने की जो कोशिका थी वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। ठीक है, तो प्रो मतलब क्या? पुराने जमाने की कोशिका की बात कर रहे हैं। ठीक, अब हम कह रहे हैं कैरियोटिक। तो कैरियोटिक का अर्थ क्या होता है? कैरियोटिक का अर्थ होता है कैरियोन। कैरियोन, इस कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम इस न्यूक्लियस के बारे में अभी आगे समझेंगे। ठीक है, अभी यहाँ हम समझते हैं कि यू का अर्थ होता है क्या? यू का अर्थ होता है ट्रू, यानी कि सच। तो जो सचमुच की आजकल की जो कोशिका होती है उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और विकसित कोशिका कहते हैं। ठीक है, और इसमें भी दिया हुआ है कैरियोटिक, तो उस कैरियोटिक शब्द जो है वो बना है कैरियोन से। कैरियोन का होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम इसी के बारे में आगे समझते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। पहले समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए। इसको हम यहाँ डिनोट करके लिख दे रहे हैं। इसका अर्थ होता है कैरियोन। ठीक है, इस कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बारे में हम अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है और क्या होती है। ठीक है, इसको हम फिगर द्वारा समझते हैं। चलिए आइए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले एक कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, ये हम यूकैरियोटिक कोशिका में अभी तो नहीं समझे, लेकिन पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम इसके बारे में समझ चुके हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाला परत होता है उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, या फिर इंग्लिश में हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल। और जो इसके अंदर वाला परत होता है उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें तो जो दो चीज पाया गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस कोशिका को अगर हम काट कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज पाया गया है, तो अब हम इस फिगर को इस टाइप से कुछ बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं किस टाइप से इसमें क्या क्या पाया जा रहा है। ठीक है, आइए। मान के चलिए हमने इस कोशिका को काट दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर एक तो जीव द्रव्य पाया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य जो पाया जा रहा है, श्वसन की बात आएगी तो जो श्वसन होता है, अभी हम इसके पहले जब सेल के पादप कोशिका पढ़े थे और जंतु कोशिका, तो उसमें समझे थे कि इस वाले में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा इसमें श्वसन होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक की, तो इसमें पाया जाता है जीव द्रव्य। इसी जीव द्रव्य के द्वारा इसमें श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, जीव द्रव्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म।
जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसी जीव द्रव्य के द्वारा इसमें श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, एक तो इसमें कोशिका भित्ति पाया गया, दूसरे में कोशिका झिल्ली पाया गया, और इसके अंदर जीव द्रव्य पाया गया, और इसमें क्या पाया जाएगा, तो एक इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, कौन सा राइबोसोम, तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा राइबोसोम, 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें और कौन सा अंग पाया जाएगा, तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी रहता है। ठीक है, लेकिन वो न्यूक्लियस विदाउट कवर यानी कि बिना इन्वेलप वाला रहता है। कहने का मतलब ये कि इस न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रिका जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के ऊपर केंद्रिका झिल्ली नहीं पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इस वाले न्यूक्लियस में नहीं पाया जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको, कि इस वाला में जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, इस वाला न्यूक्लियस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली ऊपर से नहीं पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली नहीं, सॉरी, केंद्रिका झिल्ली नहीं पाई जाएगी, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, वो इसके ऊपर नहीं पाई जाएगी। कहने का सेंस इसमें ये है कि ये वाली जो केंद्रक होता है इसमें प्रोकैरियोटिक में, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, ये अविकसित केंद्रक होता है। ठीक है, इसमें ये जो पाया गया है अंदर, ये क्रोमैटिन मटेरियल से मिलकर के बना होता है, जो जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। ये जो गुणसूत्र होता है इसमें ये फैला हुआ होता है। ठीक है, इसी में मिला हुआ होता है इस जीव द्रव्य में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये केंद्रिका झिल्ली नहीं पाया गया है। ठीक है, ये तो हम लोग समझे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसमें और कौन सा कोई अंग पाया जाएगा कि नहीं, तो और इसमें कोई अंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका काम इतना ही से चल जाता है। क्यों, क्योंकि इसको श्वसन करना है जिंदा रहने के लिए, तो श्वसन ये जीव द्रव्य से कर लेगा। ठीक है, और अपनी तरह एक और संतान बनाने के लिए इसमें गुणसूत्र पाया गया है, बस ये वाला केंद्रक पाया गया है, और इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है जो कि डेवलप नहीं है, जिसके ऊपर केंद्रिका झिल्ली नहीं पाया गया है। ठीक है, ये नियंत्रण का काम कोशिका को नहीं कर सकता है, नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी तरह एक और संतान उत्पत्ति कर सकता है, यानी कि अपने तरह प्रारूप संरचना बना सकता है। ठीक है, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में समझे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की, जो कि हम पहले भी कुछ इसके बारे में समझ चुके हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो पहले तो इसमें केंद्रक पाया जाएगा, विकसित केंद्रक, जो कि विकसित न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब इसमें और अंग पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ER पाया जाएगा। ठीक है, राइबोसोम पाया जाएगा, गल्जी बॉडी पाया जाएगा, सेंट्रोसोम पाया जाएगा, वैक्यूल्स पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, प्लास्टिड पाया जाएगा। ये सारे अंग किसमें पाए जाएंगे, तो विकसित कोशिका में पाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, विकसित कोशिका में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अंग हैं जो इस दोनों में पाए जाएंगे। ठीक है, ये जितने अंग है यहाँ पर हम नाम लिख दे रहे हैं सबका, पहले यहाँ से लाइन से। ठीक है, पहला में क्या लिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात कर रहे हैं तो इसमें ER यानी कि अंतःप्रदव्य जालिका पाया जाएगा, अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, तीसरे की बात कर रहे हैं तो इसमें राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है, राइबोसोम, गल्जी बॉडी। ठीक है, और इसमें सेंट्रोसोम पाया जाएगा। ठीक है, और इसमें रसधानी, उसके बाद लाइसोसोम, उसके बाद प्लास्टिड को हम लोग लवक कहते हैं, हिंदी में लवक। ठीक है, और उसके बाद क्या पाया जाएगा, तो केंद्रक। क्या पाया जाएगा, केंद्रक। ठीक है, अब हम कुछ चीजें समझते हैं कि इसमें ये सारी अंग तो इसमें पाई जाएगी। ठीक है, लेकिन हम एक चीज और होता है जो आप लोगों को हम पिछले वीडियो में नहीं समझाए थे, सीलिया और फ्लेजा होता क्या है, इसी कोशिका के ऊपर एक बालरुमा संरचना होती है जिसे हम सीलिया कहते हैं। इसी कोशिका के ऊपर एक बालरुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सीलिया जो है ये दोनों में पाया जाएगा। सीलिया किस में पाया जाएगा, तो दोनों में पाया जाएगा, किसी एक में नहीं, दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में सीलिया पाया जाएगा। ठीक है,
दोनों में सिलिया पाया जाएगा, इसलिए हम इस सिलिया को इसमें लिख दे रहे हैं, यानी कि सिलिया दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, सिलिया क्या पाया जाएगा, दोनों में, यहां लिख दे रहे हैं बोथ पार्ट, यानी कि दोनों की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या पाया जाएगा, एक तो सिलिया पाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फ्लेजला। तो फ्लेजला जो होता है, इस कोशिका के किसी छोर पर इस टाइप से बना हुआ एक पार्ट होता है जिसमें पूंछ होता है, इसे हम फ्लेजला कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेजला। तो फ्लेजला भी हर दोनों कोशिका में पाया जाएगा। ठीक है, फ्लेजला भी क्या पाया जाएगा, दोनों कोशिका में पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें फ्लेजला भी पाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें कि और क्या क्या दोनों में पाया जाएगा। तो इसमें दोनों में पाया जाने वाला एक तो है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो पाया जाएगा ये कोशिका भित्ति। तो यह कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो इस यूकैरियोटिक में यह कोशिका भित्ति हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि सेल्यूलोज का बना होता है। यूकैरियोटिक में किससे बना होता है, सेल्यूलोज का यह कोशिका भित्ति बना होता है। यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, वही हम इसी कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं कि यह कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में किससे बना होता है। तो यह कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ठीक है, यह कोशिका भित्ति जो कि इसमें पाया गया है प्रोकैरियोटिक में, यह वाला कोशिका भित्ति किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ठीक है, अब हम तो ये बात कर ली कि कोशिका भित्ति किससे बना होता है। कोशिका झिल्ली हम पिछले वाले वीडियो में समझा भी चुके हैं। ठीक है, सारा हम पिछले वाले वीडियो में समझा दिए। अब यहाँ पर हम सेपरेटली बात कर रहे हैं सिर्फ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों में कौन कौन सा अंग पाया जाएगा। तो सिलिया भी पाया जाएगा, फ्लेजला भी, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और एक अंग है जीव द्रव्य भी दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, और कुछ पाया जाएगा तो केंद्रक भी दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन कौन सा केंद्रक किसमें पाया जाएगा, तो इसमें जो केंद्रक पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में वो विकसित केंद्रक होगा। ठीक है, इसमें जो केंद्रक पाया जाएगा वो उल्टा बोल रहे हैं, इसमें जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा वो अविकसित केंद्रक होगा, यानी कि विकसित पूर्ण रूप से नहीं, वो बहुत पुराना होता है कोशिका, इसलिए इसमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, और जब यूकैरियोटिक की बात की जाएगी तो इसमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझ लिए हम, अगर मान लीजिए यही बात करता है कि जो जीवाणु और विषाणु ये सब, जैसे मान के चलिए कि बात कर रहे हैं काई। ठीक है, काई जो होता है, काउ जिसे हम समझते हैं अपनी भाषा में, उस काई का जो ये कोशिका भित्ति होता है वो किससे बना होता है, तो उस काई का जो कोशिका भित्ति होता है वो बना होता है काइटिन का। किससे बना होता है, काइटिन का। ठीक है, ये हम समझ लिए, आपको हम अलग से नोट डाउन करने के लिए बता दिए हैं ताकि इसी का एक चैप्टर है कि उस काई जो होता है उसका जो कोशिका भित्ति होता है ऊपर वाला परत वो किससे बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। ठीक है, बाकी सेपरेटली हम हर एक वीडियो में कोशिका के बारे में बता चुके हैं। यहाँ पर हम ये समझे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक पुराने जमाने की कोशिका कहते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, जिसमें सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन सा अंग पाए जाते हैं, तो सिर्फ क्या क्या पाया जाएगा, एक तो कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका झिल्ली और ये जीव द्रव्य, और इसमें केंद्रक पाया जाएगा लेकिन विकसित केंद्रक नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और एक इसमें 70S राइबोसोम पाया जाएगा जो कि इसमें सभी ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का। ठीक है, 70S प्रोटीन इसमें पाया जाएगा, 70S राइबोसोम। ठीक, अब हम बात करते हैं कि यह जो कोशिका है इसमें और क्या पाया जाएगा, तो इसमें और कोई अंग नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और इसको जब शोषण करना होगा तो ये शोषण किससे करेगा, जो जीव द्रव्य से ये शोषण करेगा। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि यूकैरियोटिक में कौन कौन सा अंग पाया जाएगा, तो इसमें सारे अंग पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोशिका में जो ये केंद्रक होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, और इसमें जो पाया जाता है उससे अनुवांशिकी का उदाहरण कैसे मिलता है, इसको हम अगले वीडियो में सेपरेटली समझेंगे। जय हिंद जय भारत।